दोस्तों नमस्कार। हमारे आज के खास मुलाकात कार्यक्रम में लाल बगीचा वार्ड क्रमांक 3 की भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हिमानी साहू जी स्टूडियो पहुंची है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। पहले तो मैं धमतरिया के गोट को धन्यवाद करती हूँ जो कि आप सबने मुझे यहाँ बुलाया। और मेरा नाम हिमानी भागवत साहू है। मैं लाल बगीचा वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद हूँ और इमाशी सदस्य, जिसमें से मैं विधि सामान्य प्रशासन विभाग की सभापति हूँ। आप चर्चा की शुरुआत करते हैं अपन। जी, आप अभी जो चुनाव हुआ उसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी लाल बगीचा 6 वोट से चुनाव जीते। जी जी। तो चुनाव जीतने के पीछे का रहस्य क्या रहा? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे ताकि जनता ने आप पे विश्वास जताया? मुद्दा हमारा ये था कि हमको पहले देखना था कि लोगों की समस्या क्या है। तो हमने वहाँ देखा कि समस्या क्या क्या है, तो उस समस्याओं को लेकर के हमने वहाँ पे चर्चा किया, बात रखी कि हमको ये समस्या का हल करना है। तो हमारे साथ सभी वार्डवासी, अकेले मैं नहीं हो करके पूरे वार्डवासी मेरे साथ थे और सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए और मुझे 600 वोट से जिताया और लाल बगीचा वार्ड से पार्षद बनाया। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे और कौन मुद्दों आपको लगता है कि जो काम होने बाकी है, जिसको आप प्राथमिकता से पूरा करना चाहते हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी, मेन मुद्दा तो वही रहता है कि जल का, पानी का हो गया, बिजली का हो गया और कई जगह जैसे भवन नहीं है, आवास का हो गया। तो वही मुद्दों को लेकर गई और मैंने और हमारे महापौर जी ने उन मुद्दों को लेकर इतना एक्टिव थे कि उन्होंने तुरंत, जिन्होंने वादा किया था, जैसे कि उनका मांग था कि पंचायत भवन में एक भवन बनवाना है, तो 1 महीने के अंदर वो भवन आज टूटी पड़ी है, उसको नया बनवाना है करके वो भवन टूट गया है और वो काम प्रगति पर है अभी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी। आप पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार में चुनाव जीते और पहली बार में मेयर काउंसिल में, जिसमें सामान्य विधि प्रशासन जो महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, उसकी आपको जिम्मेदारी मिली। अब आप ये बताएं कि आपकी राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा और कितना राजनीति वाले बाद आपको चुनौती मानते हैं आप अभी? उद्देश्य तो एक ही है कि जनता का सेवा करना जी, और चुनौती तो हर क्षेत्र में रहता है जी। एक बेटी होना ही चुनौती है ना। तो फिर एक बेटी से बड़े होकर पढ़ना लिखना, घर से आगे, मैं पहले शुरू से घर से बाहर रही हूँ, तो चुनौती तो मेरे लिए एक खेल हो गया है अब। तो फिर चुनौती से मैं जूझते आई हूँ। मैं 8 साल घर से बाहर अपने मम्मी पापा से दूर रही हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, बहुत सारी समस्या देखने को मिली और वो समस्या धीरे धीरे सब निकलते गया। तो फिर यहाँ भी एक चुनौती है, आगे बढ़ने के लिए तो चुनौती रहती है, तो फिर उस चुनौती से लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। तो फिर इस चुनौती से आगे बढ़ के मैं लड़ के बढ़ना चाहती हूँ। आपने चर्चा में बताया कि आप चुनौती तो एक बेटी को जब पैदा तब से है और 8 साल माँ बाप से अलग रह के पढ़ाई किए। मुझे जहाँ तक जानकारी कि निगम में आप सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी पार्षद हैं, तो आपका एजुकेशन कहाँ तक रहा है ना? और एजुकेशन के अलावा आपने बताया कि चुनौती, तो जीवन में ऐसा कोई क्षण आया है जिसपे आप काफी खुश हो या काफी निराश हो, ऐसा कोई क्षण आया था क्या आपके जीवन में? खुशी तो निराश तो नहीं, खुशी का बहुत क्षण है। आपका एजुकेशन कहाँ तक है पहले बता दीजिए कि आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो निगम में। जी जी जी। आपका एजुकेशन? मैंने बीएससी एग्रीकल्चर दंतेवाड़ा से किया है और एमएससी रूरल टेक्नोलॉजी में बस्तर यूनिवर्सिटी से किया है। जी 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 जी। आप जिस एजुकेशन में आपके पास बहुत सारी संभावनाएं थी, आप गवर्नमेंट जॉब भी जा सकते थे और बहुत, लेकिन आपने उसको छोड़ के राजनीति को क्यों पसंद किया? राजनीति मैंने शुरू से रूरल टेक्नोलॉजी में फील्ड वर्क था वहाँ, तो मैं लोगों से मिलती थी, देखती थी लोगों की परेशानियाँ। पूरा मेरा फील्ड वर्क, मतलब बस्तर एरिया में ऐसा लगभग कि सभी एरिया में जाकर के मेरे को फील्ड वर्क करना रहता था। देखती थी लोगों का क्या समस्या है, ये मेरे को मतलब लोगों के बीच रहना बहुत पसंद है। तो फिर मैं वही राजनीति इसलिए चुनी क्योंकि लोगों के इसमें संपर्क रहता है, लोगों के बीच संपर्क रहता है और फिर लोगों के हित में होता है ये, इसलिए मैं राजनीति को चुनी। निगम जहाँ पे आप सभापति भी हैं, मेयर काउंसिल भी सदस्य और पार्षद भी है, निगम को हमेशा काजल की कोठरी माना जाता है।
निगम में लगभग हमेशा नए नए आरोप लगते रहते हैं। आप कितना चुनौती मानते हैं इसको कि निगम को काजल की कोठरी सही में है कि ये बातें हैं, इसको कैसे आप इससे निपटने का प्रयास करेंगे? देखो, काजल की कोठरी और काजल की कोठरी, ये काजल दो काम करता है, एक काला करता है और एक नजर से दूर करता है ना। तो ये हमारा निगम नजर से दूर करने वाला काम करता है। इसमें काम बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोगों को क्या रहता है, बताना रहता है कि आगे बढ़ने से लोग तो गिराते रहते हैं, तो ये यहाँ गिराने वाले लोग इसको काजल की कोठरी कहते हैं, और जो बढ़ाता है वो नजर का टीका बोलता है। तो आप इसको किस रूप में मानते हैं? मैं नजर का टीका बोलती हूँ। ऐसा जी। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब निगम में पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार की जनता ने नकार दिया। पिछले 5 साल भ्रष्टाचार का काफी मुद्दा हावी रहा जी। इस बार आपके मतलब भाजपा की सरकार बनने के बाद, जैसा कि लग रहा है कि रामू रोहरा जी महापौर है और उनके बनने के बाद काफी राशि विकास के लिए आई है। जी। आपको क्या लगता है कि धमतरी का विकास के लिए क्या योजनाएं बननी चाहिए? क्योंकि धमतरी के विकास के लिए काफी पिछड़ा हुआ मानते हैं। आप पढ़े लिखे भी हैं, सभापति भी हैं, मेरे कौन-सी सदस्य, आपको क्या लगता है धमतरी में कैसी योजनाएं बननी चाहिए? धमतरी में योजनाएं अभी हमारे माननीय महापौर जी के द्वारा बहुत सारे स्वीकृति लाई गई है। हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण होने वाला है, इंडोर स्टेडियम बनने वाला है, और हमारे महापौर जी तो इतने लगे हुए हैं कि वो सुबह से उठ के एक्टिवा में घूम घूम के देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। जब लोग सुबह सो के नहीं उठ रहते हैं, फिर भी वो निरीक्षण में लगे रहते हैं। तो हमारा धमतरी का विकास तो इस बार तय है। पिछले कार्यकाल में जो भी हुआ उसको पूरा उसको छोड़ करके अब नया काम करके हमारे महापौर जी आगे बढ़ाएंगे शहर को। जी। पिछले इस 5 साल में धमतरी का विकास होगा ऐसा मानते हैं अपन? जी जरूर होगा। आपके वार्ड में ऐसा कोई काम आप कराना चाहते हैं जो ऐसा लगता है कि वार्ड वासियों की बहुत पुरानी मांग हो? ऐसा कोई मांग है क्या? तो देखिए, सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं आती है। उसके अलावा ऐसा कोई योजना है जो बड़ा काम आपके वार्ड में हो? ऐसा कोई योजना बना रहे हैं आप? जी, हमारा पंचायत भवन में एक मांग था भवन बनाने का, वो ऑलरेडी टूट गया है, अब प्रगति पर है काम उसका। मतलब वो बड़ा मांग रहा है सामान। कितने की लागत से बन रहा है जो बन रहा है पंचायत भवन जो बन रही है? वो लगभग 15 लाख का बन रहा है। 15 लाख की लागत से बन रहा है। और एक आंगनबाड़ी भी बनना है, उसके लिए भी काम अभी चल रहा है, सीमांकन हो रहा है और उसका बनना भी तय है। अच्छा। जी, हमारे रामू रोहरा जी के कार्यकाल में जितना भी काम छूटा है वो सब काम होना तय है। आगे बढ़ाते हैं अपन। जी। नशा, मैं लगभग हर मामले में, हर मंच में इस मामले को उठाता हूँ। कहीं ना कहीं युवा में नशाखोरी बहुत बढ़ते जा रहा है और इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं मातृ शक्तियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी। आप क्या मानते हैं नशा को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, आप काफी लंबा अनुभव आपके पास रहा है, इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए? नशा को रोकने के लिए जिस जगह पे नशाखोरी हो रहा है, जैसे कि आजकल तो बच्चे लोग भी नशा में लग गए हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग नशा कर रहे हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए जिस जगह पे एकजुट होकर के बच्चे नशा कर रहे हैं उस जगह पे पेट्रोलिंग करना चाहिए। लोगों को सामाजिक जन जागरण होना चाहिए, क्योंकि वार्डो में पहले एक महिला कमांडो होती थी, आपको ध्यान होगा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में। उसके बाद वो लगभग मामला खत्म हो गया, वापस महिला कमांडो सक्रिय हुई है। आपको क्या लगता है नशाखोरी रोकने में महिलाओं की भूमिका या महिला कमांडो को वापस सक्रिय करना चाहिए? क्या लगता है आपको? जी, महिला कमांडो को सक्रिय करना चाहिए। हमारी महिलाओं, पहले जो महिला कमांडो होती थी वो रात में डंडा लेके निकल जाती थी और डंडा लेके निकलने से लोगों में ये डर था कि आके हमको पीटे ना करके। हाँ, तो फिर महिलाओं का बहुत इसमें योगदान रहा है और आगे इस महिला कमांडो को लानी चाहिए। जी। आपको लगता है कि वापस इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, ऐसा लगता है आपको महिला कमांडो के? जी, महिला कमांडो आने चाहिए, ऐसा लगता है आपको? जी आनी चाहिए। आपके द्वारा इसको लेके कोई योजना बनाई जा रही है? क्योंकि आपका वार्ड भी मेरे ख्याल से काफी नशा के रूप में चर्चित रहा है, उसको लेके कोई योजना बना रहे हैं क्या आप अपने स्तर में क्या काम करना चाहते हैं इसको लेके? युवाओं को संगठित करना, महिलाओं को संगठित करना, ऐसा कुछ आपके द्वारा कोई योजना है क्या?
अभी तो हमने योजना नहीं बनाई है, लेकिन आगे हम तय करेंगे इसके बारे में कि महिलाओं को लेकर के हम भी लोगों के बीच संपर्क करके इस नशाखोरी को दूर करने के लिए महिलाओं का एक समूह बनाएंगे और ये समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति में आपका प्रवेश हो चुका है, हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ एम होता है। जी, आपके जीवन में राजनीति में आप किस शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? आपका एम क्या है राजनीति में? जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो हमको भारतीय जनता पार्टी आदेश देगी उसके हिसाब से चलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब राजनीति में आगे बढ़ना है? जी, आगे बढ़ना है। मतलब बिना डरे, बिना झुके, बिना आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, मान के चलते हैं आप? जी जी। आप राजनीति में आए हैं, परिवार का कितना सहयोग आपको मिला? क्योंकि आपके ससुर जी धमतरी शहर के, हमारे धमतरी जिले के काफी लक्ष्मण पहलवान, उनको हर आदमी पहलवान के नाम से संबोधित करता है। जी। आपके परिवार में कितना आपको सपोर्ट मिला और मायका और ससुराल पक्ष दोनों के बारे में बताइए आप। जी। मेरा मायका और ननिहाल और ससुराल दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और कार्यकर्ता हैं, जिसमें से मेरे को यहाँ अभी मैं ससुराल में हूँ, तो मेरे को मेरे माननीय पहलवान पापा जी, अब नाम नहीं लेते हमारे में नाम नहीं लिया जाता है ना, तो पापा जी है बहुत सपोर्ट किए, साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जी और मेरी मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, दो छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद भी मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना आगे बढ़ा है कि आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। मतलब मायका ससुराल दोनों का सपोर्ट आपको मिला? मायका और ससुराल और मेरे ननिहाल का भी, मेरे मामा जी भी वहाँ सांकरा ही है, मतलब मेरी मम्मी का घर और नानी का घर एक ही जगह है जी। तो फिर तीनों का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है, जिससे मैं यहाँ पे पहुंची। आपने बातचीत में बताया कि आपका मायका, ससुराल, नानी पक्ष सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। जी। तो आपको राजनीति विरासत में मिली है, मान के चलने अपन? जी, मान सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे बीच आज लाल बगीचा वार्ड क्रमांक 3 से मेयर काउंसिल सदस्य पार्षद हिमानी साहू जी स्टूडियो पहुंची। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।